सो एवरीवन, यू नो दैट कि हम सब स्कूल जाते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, रोज खेलने जाते हैं, रोज कितने सारे क्वेश्चंस करते हैं, कभी मैथ्स पढ़ते हैं, कभी साइंस, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग। हम कितना डेली बेसिस पे हार्ड वर्क करते हैं और फिर हमें कहीं जाके हमारी क्लास का रिजल्ट मिलता है। लेकिन गाइस, द क्वेश्चन इज, क्या ये हार्ड वर्क है? इज दिस नोन एज वर्क? खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना या फिर पढ़ाई करना, क्वेश्चंस करना, ड्राइंग करना, क्या ये सारे काम जो हम कर करके थक जाते हैं उन्हें हम वर्क कह सकते हैं? सो गाइस, इन दिस वीडियो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क. Also, we will be understanding about the formula of the work done. We will be talking about the SI unit, what is Joule, and the numericals on the topic work. So guys, to understand everything better from this video, you have to watch this video till the end. This is Palchini Yadav and you're watching. What is work? देखो, हमारे और आपके लिए वर्क का मतलब होता है या तो खेलना, पढ़ना, हाउस होल्ड वर्क करना, खाना बनाना या फिर ऑफिस में जाके काम करना और भी बहुत सारी चीजें। लेकिन गाइस, साइंस की लैंग्वेज में ये सारी चीजें वर्क डन नहीं है। ये वर्क कंसीडर किया ही नहीं जाता है इन टर्म्स ऑफ साइंस। तो गाइस, सवाल ये है कि साइंस के टर्म्स में वर्क होता क्या है, क्या है वर्क डन और कब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है और कब हम कहते हैं कि वर्क नहीं हुआ है। सो गाइस, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्क. तो देखो, अगर आपको कभी भी कहना है कि वर्क डन हुआ है या फिर वर्क डन नहीं हुआ है, तो आपको दो कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहली कंडीशन जो आपको समझनी है वो है when force is applied on the object. अगर एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो, नंबर वन, एंड नंबर टू, वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करे यानी कि डिस्प्लेसमेंट करे, तब हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ है। क्या कहने का मतलब है? देखो, अगर एक कार्ट है यानी कि एक गाड़ी समझ लो, उसमें हमने एक फोर्स लगाया, पॉइंट नंबर वन, और फोर्स लगाने की वजह से वो अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पहुंच गई, यानी कि उसने मूवमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। हियर वर्क इज डन। एक एग्जाम्पल ये था। एग्जाम्पल नंबर टू इज, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन यहाँ नीचे रखा है, मैंने इस पेन पे हाथ से पकड़ा और हाथ से इस पे फोर्स लगा के इसको मैं ऊपर ले गई, राइट? तो पहले पेन यहाँ था, अब पेन यहाँ है और मैंने अपने हाथ से फोर्स लगाया। तो नंबर वन, मैंने फोर्स लगाया। नंबर टू, पेन यहाँ से यहाँ आ गया यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर एक घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी जिसमें ये कार्ट है और यहाँ पे हॉर्स उससे लगा हुआ है, हॉर्स इस कार्ट को अपने एक फोर्स से पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है, फोर्स लगाता है, नंबर वन। नंबर टू, हॉर्स के फोर्स लगाने की वजह से ये कार्ट मूव करती है, वो भी आगे, है ना? तो फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो हम क्या कह रहे हैं? फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, यानी कि इस सिचुएशन में भी वर्क डन हुआ है, राइट? सो गाइस, वर्क क्या है साइंस के टर्म्स में? वर्क, अगर आपको जानना है कि किसी चीज ने वर्क डन किया है या नहीं किया है, तो आप दो कंडीशंस ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली कि उस चीज पे कुछ फोर्स लगना चाहिए, दूसरी कि वो चीज अपनी जगह से दूसरी जगह जाके डिस्प्लेस करनी चाहिए, यानी कि उसको डिस्प्लेसमेंट शो करना होगा, राइट? तो आई थिंक कि अब हम ये समझ चुके हैं कि वर्क क्या है। नाउ गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें कितना समझ में आया बाय सम क्वेश्चंस। सो हियर आर दोस क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस। ये हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि बताओ वर्क डन हुआ है या नहीं। सो द क्वेश्चन नंबर वन इज कि एक सुमन
लड़की है वो वाटर में स्विमिंग कर रही है, तो बताओ वर्क डन हुआ या नहीं। देखो, अगर हमें पता करना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं, तो हमारी दो कंडीशंस, पहली कि फोर्स लगना चाहिए, ठीक है, तो फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी, एक सेकंड, फोर्स लगना चाहिए, और दूसरी कि कुछ मूवमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, राइट। तो जब सुमा स्विमिंग कर रही है तो क्या फोर्स लग रहा है। देखो, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम दोनों हाथों और अपने पैरों से पानी को पीछे ढकेलते हैं, यानी कि हम अपने हाथों से पानी पे फोर्स लगा रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो फोर्स तो लग रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखो, जब आप स्विमिंग करते हो तो आप तो आगे जा ही रहे हो, एक साइड से दूसरे साइड स्विमिंग करके पहुंच सकते हो ना, तो आपका भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नंबर 2, आप पानी को पीछे ढकेल रहे हो तो पानी भी पीछे जा रहा है, यानी कि पानी भी मूव कर रहा है, सो वाटर इज ऑल्सो बीइंग गेटिंग डिस्प्लेस्ड। तो जब सुमा स्विमिंग कर रही है तो वो पानी पे फोर्स लगा रही है। नंबर 2, पानी बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे जा रहा है, पानी डिस्प्लेस हो रहा है। फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वर्क डन हुआ है। और अच्छे से गॉट इट। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि वर्क डन हुआ है। चलो द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि मानो आपके पास एक डोंकी है, कुछ इस तरह का, इसकी पीठ बनानी पड़ेगी ऐसा, आई एम वेरी बैड एट ड्रॉइंग। तो ये आपका डोंकी है, इसकी पीठ पे एक ऐसे हमने बैग रखा है, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड, तो वो लोड कैरी कर रहा है ऑन इट्स बैक। तो आपको बताना है कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ है। ये लोड है, जब आप इसके पीठ पे कुछ सामान रखा है तो जब रखोगे तो वो झुक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना, यानी कि ये डोंकी इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगाता है। डोंकी की पीठ लोड पे फोर्स लगा रही है, तो हमारी कंडीशन 1 तो सैटिस्फाइड है। लेकिन क्या फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि आपने फोर्स किस पे लगाया, आपने फोर्स लगाया लोड पे, क्या वो लोड उठ के कहीं और चला गया, नहीं। हम देख रहे हैं कि डोंकी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन हमारा जो लोड है, यानी कि जो हमारी डोंकी के पीठ पे जो सामान रखा था वो अभी भी उसके पीठ पे ही रखा है, यानी कि हमारा लोड जहां था वही है, मूव नहीं कर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। तो फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन है, ठीक है। और फोर्स लगाने से, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आपने इस चीज पे फोर्स लगाया लेकिन ये चीज मूव नहीं कर रही है, यानी कि वर्क डन नहीं हुआ। समझ में आया। एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे, हमने बोला है फोर्स लगना चाहिए, हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखो जिस चीज पे फोर्स लगा उसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी वर्क डन होगा। ऐसा नहीं कि डोंकी के ऊपर हमने लोड रखा है, फोर्स लोड पे रखा है और डोंकी चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट डोंकी का हो रहा है और फोर्स लोड पे लग रहा है, नहीं। एक ही चीज पे फोर्स लगेगा और उसी चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आया। तो अगर लोड पे फोर्स लग रहा है तो लोड ही मूव करना चाहिए, लेकिन इस केस में लोड मूव नहीं कर रहा, वो पीठ पे रखा था, हमेशा पीठ पे ही रखा है, तो वर्क डन नहीं हुआ। अब बात करते हैं द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि एक सेल बोट है, सेल बोट समझते हैं आप, एक नॉर्मल बोट है, ठीक है। लेट मी रब दिस। एक बोट है कुछ इस तरह की, राइट। सो दिस इज अ बोट, ठीक है। यहाँ इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। तो मान लो हवा के, ऐसा हवा आ रही है, हवा इस पे फोर्स लगा रही है, तो हमारा यहाँ पे फोर्स लग रहा है बोट पे हवा की वजह से, और हवा की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मूव कर रही है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। हवा ने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से, फोर्स किस पे लगाया, बोट पे, हवा ने बोट पे फोर्स लगाया, फोर्स लग गया। अब बोट
मूव करी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जिस चीज पे फोर्स लगा वही चीज मूव करी, है ना। तो फोर्स लगा, बोट मूव की, यानी कि फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क डन होगा। समझ में आई बात। अब गाइस आपके लिए एक काम है, देखो ये एक क्वेश्चन है DIY का, यानी कि आपको खुद करना है। अभी के अभी इस क्वेश्चन को पढ़ो जो कहता है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सन फूड ग्रेन्स पे पड़ रहा है, किसी भी फूड ग्रेन्स पे, और वो क्या हो रहे हैं, वो ड्राई सूख रहे हैं। तो क्या वर्क होगा या नहीं होगा, इस चीज पे सोचो, इन दो कंडीशंस पे, और अभी के अभी कमेंट करके बताइए कि वर्क डन होगा या नहीं होगा। ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन करने से बहुत कुछ समझ में आता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि क्विज जरूर अटेंड करें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो से रिलेटेड क्विज है, उसको अटेंड करो। सिर्फ 5-10 क्वेश्चंस हैं, वो आपको ये बताएंगे कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। उस क्विज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और क्या पता वो आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो 5 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो देखने के बाद उसे अटेंड प्लीज करना। ओके गाइस, अब हम ये सारा कुछ समझ चुके हैं। हमने समझा वर्क क्या होता है, हमने किए उसके क्वेश्चन, हम कर चुके हैं क्वेश्चंस, और हम समझ चुके हैं कि वर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करता है, और वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट में। यानी कि जब आप एक चीज पे फोर्स लगाते हो और वो अपनी जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो वर्क होता है। ये बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वर्क होता है यानी कि W, वो किससे रिलेटेड है, फोर्स, जब एक चीज पे फोर्स लगता है, इनटू जब वो चीज डिस्प्लेसमेंट करती है, तब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये है आपके वर्क डन का फॉर्मूला। यानी कि अब आपको जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें आप क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, उसमें आप वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, W इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का साइन है F, डिस्प्लेसमेंट का साइन है S, और वर्क का साइन है W। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गई कि अब न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल जब आता है तो जब आप उसका आंसर लिखते हो तो क्या सिर्फ आप नंबर लिखते हो या उसके बाजू में एक यूनिट भी लिखते हो। अगर आप सिर्फ एक आंसर नंबर में लिखते हो तो आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि तब आपने उसकी यूनिट नहीं लिखी होती। तो जब आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसको पूरा लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, और आंसर के बाजू में उस यूनिट को लिखना बहुत जरूरी है। जैसे फोर्स, अगर आपने किसी चीज का फोर्स निकाला है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जब आंसर आएगा तो आप उसका नंबर लिखोगे, जैसे 43, और फोर्स की यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन। लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क कट जाएगा। वैसे ही अगर आपको कोई न्यूमेरिकल आता है वर्क पे, तो सवाल ये है कि फोर्स की यूनिट पता है, डिस्टेंस, मोशन, ये सारे जो हमारे मोशन होते हैं या फिर फोर्स होता है, इन सब की यूनिट्स पढ़ी है। ठीक है, लेकिन वर्क की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क। चलो निकालते हैं, लेट्स सी वर्क की यूनिट। वर्क की यूनिट निकालना बहुत सिंपल है। वर्क कैसे दिया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब आपको पता है फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, यानी कि वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। लेकिन जैसे कि हमारे दो नाम हैं, एक आपका निकनेम और एक आपका स्कूल नेम, वैसे ही इस यूनिट के भी दो नाम हैं, एक ये और दूसरा इसका नाम है जूल्स। हमेशा जब आप वर्क डन निकालते हैं तो उसे हम जूल्स में लिखते हैं, यानी कि जब हम बोलेंगे 4 वर्क डन इज इक्वल्स टू 4 जूल्स और 5 जूल्स और 18 जूल्स, तो वर्क की क्या यूनिट है, जूल्स।
अगर आपको कभी सवाल में आता है दिस इज 4 जूल्स एंड सर्टेन थिंग्स, तो 4 जूल से आप क्या समझोगे कि 4 जूल वो वर्क की बात हो रही है वहां पे। कोई आइडिया लगा आपको? चलो, अब हम समझ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, ऑल्सो वर्क का फॉर्मूला क्या है एंड द यूनिट। लेकिन आपके एग्जाम में एग्जामिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछ सकता है विच इज रिलेटेड टू जूल्स। यस, वो आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन करो व्हाट इज 1 जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मतलब शॉर्ट मतलब इसके चांसेस हैं कि ये आपसे पूछा जा सकता है। सो गाइज, इसे आपको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 जूल। सो एवरीवन, व्हाट इज 1 जूल? देखो, 1 जूल, जूल क्या है? वर्क है। अच्छा, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हमारा वर्क है 1 जूल। ठीक है, 1 जूल। तो 1 किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन में आंसर कब आता है, मुझे ये बताओ। मतलब मैं क्या करूं, किस चीज को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, मुझे ये बताओ। आपको पता है ओनली 1 1 is 1, राइट? यानी कि अगर आपको 1 जूल वर्क डन निकालना है तो आपको 1 न्यूटन फोर्स लेना पड़ेगा एंड इनटू 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, तभी आपका आंसर 1 जूल आएगा, क्योंकि 1 into 1 is 1। तो क्या होता है 1 जूल? 1 जूल का मतलब होता है 1 जूल क्या है? इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 जूल क्या है? वर्क डन है ऑन एन ऑब्जेक्ट। हाँ भैया, किसी ऑब्जेक्ट पे ही वर्क डन हुआ होगा। ठीक है, कब? व्हेन फोर्स हम कितना लगाएंगे? 1 न्यूटन, ऑल्सो डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 मीटर का along the line of the action of the force, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और वो 1 मीटर से डिस्प्लेस होता है, कहां? फोर्स की लाइन में, यानी कि जिस तरफ फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, तब हम कहते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। सो गाइज, दिस इज व्हाट is 1 जूल फॉर यू। आई होप आपको समझ में आ गया है। आप ये जो डेफिनेशन है इसे अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये शॉर्ट आ सकती है। दिस इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब एक बहुत जरूरी चीज, अब हम पहुंच गए हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज द न्यूमेरिकल्स। अब हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क डन पे न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। सो गाइस, न्यूमेरिकल्स देखो, न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको कुछ उसके बेसिक रूल्स बता देती हूँ कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। द बेसिक रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको रीड करना है आपका क्वेश्चन और आपको लिखना है गिवन, यानी कि जो चीजें आपको उस क्वेश्चन में दी हुई हैं, जैसे फोर्स, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, व्हाटएवर, मास, ग्रेविटी, जो भी आपको दिया है वो आपको गिवन में लिखना है कि मुझे मास इज इक्वल्स टू इतना दिया है, ग्रेविटी इतनी दी है, फिर हमें फोर्स इतना दिया है, ठीक है, डिस्टेंस इतना दिया है। और उसके साथ जब आप गिवन लिखोगे तो आप अगर मास लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो मास इज इक्वल्स टू 4, तो आप मेंशन करेंगे उसकी यूनिट, 4 ग्राम्स है या फिर 4 केजी मास दिया है, व्हाटएवर। ठीक है, तो आपको गिवन लिखना है, जो भी चीजें दी हुई हैं और उनकी यूनिट्स भी। फिर स्टेप नंबर 2, यह है आपका स्टेप 1। फिर स्टेप नंबर 2 आता है, आपको लिखना है फाइंड, यानी कि उस क्वेश्चन में आपको ढूंढना क्या है, क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, वर्क डन निकालना है,
कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आता है आपका नंबर 3 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर आपको कोई फॉर्मूला है, कोई फॉर्मूला जो कि यूज हो रहा है, तो उस फॉर्मूला को अच्छे से पूरे ऐसे बॉक्स में बंद करके लिखना है। ये है आपका स्टेप नंबर 3। फिर उस फॉर्मूला में चीजें पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये मत करना कि कैलकुलेट करके यहाँ आंसर लिख दिए खत्म, नहीं। अगले स्टेप में आंसर यानी कि लास्ट स्टेप में आंसर इज मतलब जो भी आपका आंसर इज इक्वल्स टू 4, अगर बोला था कि आप फोर्स निकालो 4 न्यूटन, उसको ऐसे बॉक्स में बंद करके ऐसे करना है। अब ये आपका हो गया स्टेप नंबर 4। याद क्या रखना, यहाँ पे यूनिट होनी चाहिए, यहाँ पे भी यूनिट्स होनी चाहिए, फाइंड में भी यूनिट्स, और फॉर्मूला अच्छे से लिखना पूरा बॉक्स में बंद करके सब कुछ। ध्यान क्या रखना है कि अगर आप यूनिट्स भूल जाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। नंबर 2, गिवन लिखने के हाफ मार्क्स होते हैं। आप सीबीएसई की वेबसाइट पे देख सकते हो, ये सारी स्टेप मार्किंग वाली चीजें। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है कि हर स्टेप पे मार्क्स है। तो गिवन लिखने के कुछ सर्टेन मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल हाफ मार्क्स हैं। फाइंड लिखने के हाफ मार्क्स हैं। फॉर्मूला लिखने का 1 मार्क है, ठीक है। फॉर्मूला से कैलकुलेशन करने के हाफ मार्क्स, और फिर अलग से एक आंसर बॉक्स में लिखने के 1 मार्क, पूरा आंसर मेंशन करने के 1 मार्क। सो क्या ये स्टेप मार्किंग है। अगर आपको किसी पेपर का कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है तो आप उसका गिवन और फाइंड लिख के जरूर आना, कम से कम 1 मार्क तो मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिक रूल्स, इसी के अकॉर्डिंग आप हर न्यूमेरिकल को करना, ठीक है। अब चलो हम करते हैं हमारे वर्क टॉपिक के न्यूमेरिकल, जिसमें से वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है कि हमारा अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक फोर्स है जो 5 न्यूटन का है, ठीक है। हमें क्या दिया है, फोर्स दिया है। तो हम सबसे पहला स्टेप कर रहे हैं गिवन। गिवन लिखेंगे ऐसे। अब हमको क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे फोर्स, FORCE, ब्रैकेट में हम उसका सिंबल लिख देते हैं। फिर फोर्स कितना दिया है, 5, तो हम क्या लिखेंगे 5, लेकिन यूनिट भी, तो क्या है, न्यूटन, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। तो हमें क्या दिया है कि वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना, 2 मीटर। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का हमने सिंबल लिखा, कितना हुआ है, 2 मीटर्स, ठीक है। तो ये है हमारा गिवन। ना इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सब बकवास है, मतलब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। फाइंड वर्क डन, हमको क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो अब हम क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप फाइंड, क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो वर्क डन, अब आप कैसे लिखोगे, वर्क डन का DONE, सॉरी गाइस, वर्क डन का ये W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब आपका स्टेप नंबर 3 जो बोलता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें पता है वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे एज वी नो, या फिर वी नो दैट, ठीक है। अब लिखो वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पूरा बॉक्स में बंद। स्टेप नंबर 3, इसके 1 मार्क मिलते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स हैं, तो अच्छे से मेंशन करके बॉक्स में बंद। अब क्या करना है, अब हमारी जो वैल्यूज है उसको पुट कर दो, कैसे, फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे अगर यूनिट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, 5 है ना, इनटू आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2, 5 2 जा कितना होता है, 10, ठीक है। आपका आंसर कितना आया, 10। अब आप लिखोगे वर्क इज इक्वल टू 10 जूल्स, ये आपने मेंशन किया, यहाँ पे भी जूल्स लगा, आपने मेंशन किया वर्क इज इक्वल टू 10 जूल्स, ये बॉक्स बनाया। हेंस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज 10 जूल्स, ठीक है।
तरीके से गिवन, फाइंड, सॉल्यूशन, फॉर्मूला, आंसर एंड एक लास्ट में लाइन, इस तरीके से अगर आपने न्यूमेरिकल किया है तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कट सकता। ठीक है गाइस, ये थे हमारे टाइप नंबर 1 क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 यानी कि ऐसे तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें आपको फोर्स दिया होगा सीधे सीधे और जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा सीधे सीधे, तो एक फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, लेकिन एक और तरह के सवाल है जो आपको वर्क से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि वो कौन से सवाल हैं। लेट्स सी। सो गाइस, द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये क्या है? टाइप 2। इस तरह के सवाल भी आपको आ सकते हैं। एक सवाल जो मैं बता चुकी हूँ और ये दूसरे तरह के, ये दो तरह के सवाल ही सिर्फ आएंगे। तो इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज, यानी कि आप मान लो कि एक कुली है, उसने एक लगेज जैसे अपने सर पे उठाया, ठीक है, और 15 केजी। तो यहाँ क्या दिया है? आपको मास दिया है। तो सबसे पहला स्टेप गिवन लिखा, क्या दिया है आपको? 15 केजी, वो तो मास है, तो आपने क्या लिखा? मास। एम कितना दिया है? 15 केजी, तो आपने वो मेंशन किया। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, एंड मतलब नीचे झुका, ग्राउंड पे अपने सर पे रखा और ऐसे खड़े हुआ, तो कितनी हाइट है उसकी? 1.5 मीटर। ऑन हिज हेड 1.5 मीटर, यानी कि ग्राउंड में पहले वो लगेज रखा था, अब लगेज की हाइट क्या हो गई? सर पे, तो कितना नीचे से कितना ऊपर आ गया? 1.5 मीटर। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एस कितना दिया है? 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए वर्क डन क्या है। आपने लिख दिया स्टेप नंबर 2, आई एम सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, वर्क डन। आपने वर्क लिखा, क्वेश्चन मार्क लगाया, अब आप आ रहे हैं सॉल्यूशन। देखो, अभी तो मास दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इतना तो लिख ही देना। ठीक है, अब जिन बच्चों ने ये वाले टाइप के सवाल नहीं पढ़े उनको नहीं बनेगा कि इसके आगे करना क्या है, लेकिन आपने पढ़ लिए तो अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे मास दिया है, फोर्स नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि जी। ठीक है, फोर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी की वैल्यू हमको पता होती है और मास हमें दिया है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम सिंपली इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इनटू ग्रेविटी इनटू ये चीज यहाँ आ जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब मास कितना है? 15 केजी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, वो 9.8 होता है, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप उसे 10 भी ले सकते हो। तो यहाँ अगर आप यहाँ हम 9.8 लेते हैं जो हमारी बुक में दिया है, इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट 1.5। जब आप इस चीज का मल्टीप्लीकेशन करोगे, देखो तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल वे में बताएं। जब आप डेसिमल हटाते हो तो नीचे 10 आता है, इसका भी डेसिमल हटाओ, नीचे 10 आएगा। 5 कितने जा होता है? 15, 3 जा 5, 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 4 जा एंड 2 2 जा, नहीं सॉरी 2 4 जा एंड 2 9 जा, 49, और 3 5 15 और 10 है ना, 3 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 49, ये आया हमारा 3 इंटू 15 अपॉन 10 इंटू 49, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधे सीधे इसको 2 जा, इसको 3 जा काट दो, तो 3 3 जा आपका 9 हो गया, 9 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2, या फिर रहने दो ना भी काटोगे तो सिंपल है, 15 3 जा कितना होता है? 45 होता है। हाँ, 45 अपॉन 10 इंटू 49, 45 इंटू 49 करो, अपॉन 10 कर दो, 45 इंटू 49 करेंगे तो कितना आएगा? जस्ट अ सेकेंड, 9 5 जा कितना होता है? 9 5 जा होता है हमारा 45। ठीक है,
9 4 जा 20, 24 इंटू 5 20, 5 4 जा 20, तो 0 यहाँ 2 यहाँ, है ना। तो 4 4 जा 16, 17 18, कितना आंसर आएगा 5 4 8 2 10 1 2, 2045। हमने क्या लिखा 2045, लेकिन नीचे 10 था तो उसका पॉइंट ऊपर आ गया, तो 2045 जूल्स। समझ में आया। तो एक तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दी गए हैं और सिंपली ये फॉर्मूला लगा के आपको काम करना है। लेकिन एक तरह के सवाल आ सकते हैं जिसमें आपको मास दिया होगा, तो उसमें आपको फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, mg। उस फॉर्मूले को यहाँ पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये वाला अगर क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको काम करना है इससे, मास इनटू ग्रेविटी वाले से, है ना, तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, ठीक है। और अगर ये वाला आएगा सिंपली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़े कम मार्क्स का आएगा। इसलिए सिर्फ दो तरह के सवाल है, मैं आपको दोनों समझा चुकी हूँ। आप अपनी रिफ्रेशर खोलो, आप अपनी बुक खोलो, जितने भी आपको वर्क डन पे सवाल मिलते हैं उनको निकालो और सॉल्व करके एक बार देखो। इन केस कोई डाउट आता है तो मुझे आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मेरा डाउट ग्रुप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे पेज पे बोलना मैम प्लीज ज्वाइन मी इन द ग्रुप, आई विल ज्वाइन यू फॉर दैट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, हमने न्यूमेरिकल समझ लिए। वर्क डन में इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको हर चीज अच्छे से समझ में आई है। कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। एंड एक सिंपल सा कमेंट मुझे आप सबसे चाहिए, वो ये है कि किस तरीके से पढ़ना अच्छा होता है। बाय दिस वे यानी कि मैं बोर्ड पे बता रही हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर मैं जब पीपीटी से पढ़ाती हूँ, पीपीटीज बना के सिर्फ मेरी आवाज रहती है, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। सो गाइज डू लेट मी नो, आई वांट योर फीडबैक। टिल देन सी या, कीप वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you guys.